गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? तो कल का दिन संडे था, आपने आई होप कि अच्छे से रिवाइज किया होगा और नोट्स को तुम बना रहे होगे। मैं फिर आपको एक बार, हर दिन आपको मैं एक वार्निंग दे रहा हूं कि आप लेक्चर्स को थोड़ा जल्दी जल्दी देखते रहो, समझ गए ना? तो देखो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 8th नंबर लेक्चर में आपको वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने वेक्टर का पहला डीपीपी दिया था और आपको कहा था कि दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है संडे के लिए। तो आई होप कि आपने उसको सॉल्व भी किया होगा प्रॉपर तरीके से, समझ गए ना? तो आज हम लोग उसी के डिस्कशन को करेंगे। डीपीपी 1 जो आपको दिया गया था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, समझ गए बच्चे? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैंने पहले लिख दिया है बोर्ड पे टू सेव द टाइम, अदरवाइज मैं बोर्ड पे करता तो तुम्हें बहुत लंबा टाइम लगता, फिर तो तुम्हारे डेटा का भी ख्याल रखना पड़ता है मेरे को कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो मैंने वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है मैंने पहले कर लिया, फिर आपको मैं समझा रहा हूं तरीके से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि दो वेक्टर है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आप एक काम करो, डीपीपी को आप फोन में ही मत रखा करो यार, फिर ये इसको आप ना नॉर्मल क्लास की तरह लो ना। हम लोग अगर नॉर्मल क्लास की तरह काम कर रहे हैं तो वैसे ही करना है आपको। जब भी डीपीपी आए आइदर आप प्रिंट आउट निकलवाओ, और बेहतर तो ये होगा दोस्तों कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिजिक्स नहीं सीखोगे। प्रिंट आउट के बजाय मैं एक पुराना तरीका जो नॉर्मल क्लास में करते हैं कि वो आप लिखो क्वेश्चन को, आपको कुछ प्रैक्टिस भी होगा। और नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो तो वो भी निकलवा लो, लेकिन वो फोन में सेव करके रखना वो मेरे को उतना सही नहीं लगता है। आप लिखो, ठीक है ना, और ट्राई भी करो। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दो वेक्टर्स हैं, है ना? जो दो वेक्टर्स हैं वो दोनों वेक्टर हैं P और Q, दिस P एंड Q, और इनका रिजल्टेंट कौन है? R। क्या बोल रहा है कि P और Q के बीच का एंगल है 60 डिग्री। P और Q के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री, और उनका जो रिजल्टेंट है R। तो वो P बाई Q का रेशियो पूछ रहा है, और R की जो वैल्यू है वो दी गई है तुम्हें √7 इंटू Q, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर यानी रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ ab की जगह p और q है, दैट्स इट। तो यहाँ p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। तो बच्चों तो देखो, तो दोनों तरफ ना स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, यहां पे आपका r² आएगा, ये p² हो गया, ये q² हो गया, ओवर रूट खत्म हो गया यहां से, एंड ये cos 60 जो है ये कितना आएगा? 1/2, और ये अगर 1/2 आ गया तो 2 कैंसिल, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दिस मच, r² इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq। क्लियर है? cos थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/2। अब देखो वो जो 1/2 है वहां से ये 2 कैंसिल हुआ। अब देखो r के जगह आप क्या लिख सकते हो? तो r के जगह आप लिख सकते हो √7 इंटू क्यू। तो r की जगह √7 इंटू क्यू लिखोगे तो दिस इज 7q² इक्वल टू p² प्लस q² प्लस pq। ओके, अब एक काम करते हैं, इन सभी को एक तरफ ले आते हैं। तो आपको क्या मिला? देखो ये q² इसमें से 7q² में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7q² में से q² सब्ट्रैक्ट हुआ, व्हाट यू विल गेट? 6q²। ओके, और ये pq आ गया तो माइनस pq, ये p इधर आया तो माइनस p²। अब आप देख सकते हो कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस देखो 6q² लिखा आपने, और यहां माइनस pq लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों? माइनस pq, और इस माइनस pq को अपने मन से हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं। माइनस pq को लिख सकते हैं -3pq प्लस 2pq। ये आपने 8th 9th में सीखा होगा फैक्टर तोड़ने का। तो देखो -3pq में अगर प्लस 2pq ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट? -pq। तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो, ठीक है?
अब देखो 6q² माइनस 3pq में आप क्या करो, 3q को कॉमन ले लो। देखो 3q को हमने कॉमन ले लिया तो 6q² में सिर्फ 2q बचेगा, क्योंकि 6 का 3 बाहर आ गया, q² का एक q बाहर आ जाएगा, और यहां 3q और बाहर आ गया तो क्या बचा सिर्फ बच्चों p। और इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया है, इसमें हमने ले लिया कॉमन p को। किसको कॉमन लिया बच्चों, p को। तो p को अगर कॉमन लिया तो व्हाट यू विल गेट, तो तुम्हें क्या मिला, तो यहां मिला 2q, क्या मिला बच्चों 2q, और यहां पे सिर्फ क्या रह गया p, है ना, क्योंकि 2pq का p बाहर आ गया, p² का भी p बाहर आ गया, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2pq माइनस p, 2qp माइनस p, और इन दोनों में अगर 2qp माइनस p को अगर कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 3q प्लस p। ओके, अब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ आइदर 2q माइनस p इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर ये 0 के बराबर होता है तो 2q माइनस p इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 2q। अरे भाई p को उधर भेज दोगे तो p इक्वल्स टू 2q हो जाएगा ना भाई, और अगर q को इधर ले आएंगे तो p बाई q क्या निकल के आ रहा है 2। ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है तो उसका रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमें एक्सेप्ट है। लेकिन अगर तुम ये करते हो तो इसमें रेशियो जो आ रहा है -3, और तुम जानते हो कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मॉड में दिखाते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा आपका क्या होता है पॉजिटिव, और उसका रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, उसका अनुपात कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये पॉसिबल है p बाई क्यू इक्वल्स टू 2। तो ये ऑप्शन सही हो गया, जिसमें आपका आंसर है वो कर दो। चलो आई होप कि ये सॉल्व हो गया होगा, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसमें देखो ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोल रहा है कि दो फोर्स है, कौन कौन सा, F1 और F2, दो फोर्सेस हैं, कौन कौन से हैं, F1 एंड F2। ओके, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे से 90 के एंगल पे हैं। कितने के एंगल पे है बच्चों, 90 डिग्रीज के एंगल पे। तो 90 डिग्रीज के एंगल पे हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट हो जाएगा √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 90, और cos 90 की वजह से यहां पे क्या हो गया बच्चों 0। अच्छा, जो दोनों फोर्स जब वो 90 डिग्री पे लग रहे थे तो उनका रिजल्टेंट जो आ रहा था आपका वो कितना आ रहा था 17। इट इज गिवन इन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऐसा बच्चों क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों फोर्स का रिजल्टेंट F है। कब, जब दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना बन रहा था 90 डिग्री, तो और रिजल्टेंट को क्या हम लोग बोल रहे हैं 17, ऐसा लिखा हुआ है। तो 17 इक्वल्स टू √F1² प्लस F2², √F1² प्लस F2²। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289। 17 को अगर स्क्वायर करोगे व्हाट यू विल गेट 289, और इसका अंडर रूट हट गया तो ये हो गया F1² प्लस F2²। तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो उधर आ गया F1² प्लस F2² इक्वल टू 289। ओके, चलो फिर इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बच्चों कि अगर इसी दोनों फोर्स को जो 90 पे लग रहे थे, अगर इनसे मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालें तो 23 आता है। ध्यान से सुनना, पहले इनको 90 पे लगा रहे थे, अब इससे कैसा रिजल्टेंट चाहिए मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम रिजल्टेंट आया तो निकालना चाहे तो 23। तो तुम खुद सोचो, दो वेक्टर जो पहले 90 पे था तो रिजल्टेंट कितना दे रहा था 17, और इससे अगर आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो इन दोनों वेक्टर को क्या करना पड़ेगा पैरेलल, है ना बच्चों, इन दोनों को पैरेलल। क्योंकि तुम्हें पता है कि दो वेक्टर मैक्सिमम रिजल्टेंट तब देते हैं जब दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 0। तो इसका मतलब है F1 और F2 के बीच का एंगल हम लोग मान लेंगे 0। एंगल अगर 0 मान लेंगे तो तुमको लिखवाया गया है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट सीधा उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। आप याद करो, आप कॉपी में जाके देखो, R max बराबर मैंने लिखवाया है A प्लस B। तो इसी तरीके से F max हो गया F1 प्लस F2,
और वो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो कितना है 23। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड का सम कितना है 23। तो अब देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन हो गया, दोनों के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो है 289, अब दोनों के मैग्नीट्यूड का सिंपल सम करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, क्योंकि सीधा मैग्नीट्यूड को सम किए तो कितना आ गया 23। और ये कैसे आया वो दिमाग मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री एंगल पे तो आप इस तरीके से ऐड करोगे ही। तो एक काम करते हैं, तो पूछता है कि जो लार्जर फोर्स है दोनों में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चे, F1 प्लस F2 इक्वल टू 23, इसलिए F2 इक्वल टू 23 माइनस F1 ये आ गया। अब ये F2 की वैल्यू जो 23 माइनस F1 है यहां पे जाके पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 देखो F1 स्क्वायर का F1 स्क्वायर हो गया, और जहां F2 लिखा हुआ है वहां आपने क्या रख दिया 23 माइनस F1 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 289। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर 529, और ये हो गया F1 स्क्वायर, और ये हो गया माइनस टू ए बी, तो a का जो a है 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 46, और b है F1 इक्वल टू 289। अब देखो, अब 289 को इधर ले आओगे, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले ही कर लिया था, तो 289 को इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 529 में, तो व्हाट यू विल गेट 240, ओके। तो क्या हो गया बच्चों, अच्छा ये F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर हो गया 2F1 स्क्वायर, तो 2F1 स्क्वायर माइनस 46 F1 प्लस 240 इक्वल्स टू 0। क्लियर है बच्चों। अब देखो पूरे में 2 2 2, तो 2 से कैंसिल कर दो सबको, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो सिर्फ F1 हो गया, 46 का हाफ हो गया 23, और 240 का हाफ हो गया बच्चों 120, एंड व्हाट यू विल गेट इक्वल टू 0। अब फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, F1 स्क्वायर माइनस 2F1 प्लस 120, तो एक काम करते हैं 23 को लिख सकते हैं माइनस 15F1 माइनस 8F1, 15 8 23 होता है ना बच्चों। लेकिन अब आपको इससे क्या फायदा होगा, ये फैक्टर में टूट गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना जानते हो, यहां भी देखो दोनों में क्वाड्रेटिक ही लगा हुआ है। अब F1 कॉमन लोगे तो हो जाएगा F1 माइनस 15, और इसमें 8 कॉमन लोगे तो F1 माइनस 15, तो F1 की वैल्यू 2 आ सकती है, या तो 8 या तो 15, और ऐसे भी 8 और 15 ही 23 होने वाला है, लेकिन अपने को पूछा है दोनों में लार्जर कौन है, तो F1 की जो लार्जर वैल्यू है वो हम सेलेक्ट कर लिए, और वो हम कितना सेलेक्ट कर लिए 15, एक 15 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली F2 कितना हो जाएगा 8। तो लेकिन आपको या तो F1 को 8 ले लो, तो F1 को अगर 8 लेते हो तो F2 15 होगा। तो तुम्हें F1 F2 तो हमने अपने मन से माना था, उसने तो मेरे को ये पूछा है कि दोनों में बड़ा फोर्स कौन सा है, तो दोनों में जो बड़ा फोर्स होगा वो कौन सा होगा 15 न्यूटन। ओके बच्चों, चलो इसको राइट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 देखते हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। कम से कम 3 और 4 तो इजी है, 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 5 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 3 और 4 पे ध्यान दो। 3 में क्या बोल रहा है, यहां पे कि दो फोर्स है, एक F1 और दूसरा F2। F1 की मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन और F2 की मैग्नीट्यूड है 9 न्यूटन। F1 12 न्यूटन और F2 है आपका बच्चों 9 न्यूटन। क्लियर है। तो अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट का रेशियो क्या होगा। समझ में आ रही है बात, मैक्सिमम रिजल्टेंट अपॉन मिनिमम रिजल्टेंट का रेशियो। अब ये ध्यान देना, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम पूछ रहा है, तो 12 और 9 का मैक्सिमम, तो तुमको मैंने पहले ही बताया मैक्सिमम का मतलब है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम, तो उस केस में आपको सीधा सीधा मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 12 में 9 को ऐड करो, व्हाट यू विल गेट, 21,
तो सीधी सी बात है, इनका मैक्सिमम हो गया 21 और मिनिमम कितना हुआ, तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लोगे। दोनों जब अपोजिट होंगे तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम। तो 12 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 3। तो ऑटोमेटिकली बच्चों एफ मैक्सिमम हो जाएगा आपका 21 और एफ मिनिमम कितना हो गया 3। तो एफ मैक्सिमम अपॉन एफ मिनिमम, तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम जो होगा तो 21 अपॉन 3, तो 21 अपॉन 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 7/1। तो दिस इज 7:1। तो जो रेशियो कैलकुलेट होके आ रहा है बच्चों यहां पे, वो आ रहा है 7:1। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मैक्सिमम बाय मिनिमम पूछा गया था। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपसे सॉल्व हो गया होगा। जल्दीबाजी में इसमें 1:7 मत कर देना। दूसरा क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं बच्चों। यहां पे आपका जो ये रेशियो है, किसका रेशियो है, F1:F2 है ना। तो दो फोर्स का रेशियो है 3:5। दो फोर्स है जिसका रेशियो है 3:5। तो अब आपको क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ध्यान देना क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों के मैग्नीट्यूड का अनुपात, रेशियो मतलब समझते हो ना, अनुपात। एक बच्चे ने पूछा प्रोपोर्शनल, तो मैंने उसका बताया। आपको कहीं भी कोई भी शब्द में दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछो, मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है ना। तो देखो F1 और F2 का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 3:5। तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पे, अच्छा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 35 और बीच का एंगल कितना है 60 डिग्रीज। तो हम लोग क्या करेंगे, F1 की जगह लिख देंगे 3x और F2 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 5x। कैसे, तो अगर हम लोग इस रेशियो का एक क्वांटिटी x मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं ना 3:5, तो इसको 3x और ये 5x, रेशियो करोगे तो 3:5 ही आएगा। तो मान लेते हैं एक फोर्स सपोज 3x है, माना कि 3x है, दूसरा क्या हो जाएगा 5x, और दोनों का रिजल्टेंट क्या है बच्चों, f। तो दोनों का रिजल्टेंट आपका f है, तो ऑटोमेटिकली आप f इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो f इक्वल्स टू लिखोगे F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 60, और cos 60 क्या होता है 1/2। तो 1/2 किए 2 कैंसिल हो गया। तो देखो f की जगह 35 लिख दिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 35 है। तो 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, 25x स्क्वायर, और उसके बाद 2ab, तो 2 तो कट गया ना भाई, ये 2 जो है ये cos 60 1/2 से कैंसिल हो गया है। तो F1 into F2, तो 3x into 5x, what you will get 15x स्क्वायर। तो देखो 35 स्क्वायर, अब यहां पे क्या हो गया 40 प्लस 9, तो 49x स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर इक्वल टू 49x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इधर का स्क्वायर हटा देंगे तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। नहीं बच्चे, अगर इसके स्क्वायर को हटा देंगे 35 इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना अंडर रूट 49x स्क्वायर। तो 49 का अंडर रूट हो जाएगा 7, x स्क्वायर का हो गया x। तो 35 इक्वल टू 7x, सो x इक्वल टू 5। तो अनुपातिक राशि यानी वो जो कॉफिशिएंट है x, उसका वैल्यू कितना आ गया 5। अगर ये 5 आ गया तो यहां 5 पुट करोगे तो बच्चों 5 इंटू 3 15 एंड 5 इंटू 5 25। तो इस तरीके से ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, दैट इज 15 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किसकी बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे, एकदम इत्मीनान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर है A और B, दो वेक्टर है A और B, उसका जो रिजल्टेंट है, तो देखो मैंने जानबूझ के सब लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व हुआ नहीं है ये, बस ऐसे डायग्राम मैंने बना दिया कुछ टाइम बचाने के लिए। तो पहले A और B दो वेक्टर को ऐड किए, तो मान लेते हैं उसका रिजल्टेंट क्या है R1। A और B को ऐड किए तो क्या मिल गया रिजल्टेंट R1। A और B को ऐड करने से क्या मिल गया बच्चों R1। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो R1 है ये परपेंडिकुलर है किसके, B के। इट इज गिवन इन क्वेश्चन,
कि जब ए और बी को ऐड किए तो रिजल्टेंट मिला R1, ऐसा हमने मान लिया, और जो भी रिजल्टेंट आया ए प्लस बी का वो बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक, चलो फिर कहता है कि अब एक काम करते हैं, बी फैक्टर के बजाय 2b फैक्टर ले लिए। तो पहले ये समझो कि b और 2b में क्या अंतर है। तो मैंने तुमको पहले भी बताया था कि अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है। ये 2b जो है ये भी एक वेक्टर ही है, बस b और 2b में क्या फर्क होगा, ये b से मैग्नीट्यूड में डबल होगा लेकिन डायरेक्शन b वाला ही होगा। क्योंकि तुमको मैंने बताया था कि अगर स्केलर आपका पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव स्केलर से अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन में फर्क नहीं आता है, डायरेक्शन क्या होता है, वही वाला होता है। तो यानी b के जगह 2b होने से फर्क कुछ नहीं आया, बस मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल। और इस केस में जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा कौन, R2, वो जो R2 है वो परपेंडिकुलर है A पे। सुनो, ऊपर में जो रिजल्टेंट था वो B पे परपेंडिकुलर था और इस वाले केस में जो परपेंडिकुलर है वो A पे है। अब डायग्राम में जब बनाऊंगा तो तुमको ज्यादा मजा आएगा। देखो, सबसे पहली बात एक काम करते हैं, वेक्टर B बना लेते हैं। ठीक, वेक्टर B बना लेते हैं। पहला डायग्राम के लिए काम कर रहे हैं, वेक्टर B बना लिया हमने और B के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, R1। ठीक है, तो कहोगे कि सर आपको पता कैसे चला कि A फिर इधर होगा, तो देखो कैसे पता लगा। मैंने आपको बोला था, हर एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला है आप उसको अगर ध्यान से सुनेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बोला था कि रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में आता है। अगर ये B है और ये अगर A है तो रिजल्टेंट जो है वो कहां पे आएगा, दोनों के बीच में। तो इसका मतलब है कि ये जो R1 वेक्टर है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, B के ऊपर परपेंडिकुलर है। R1 किस पे परपेंडिकुलर है, B पे। तो ऑटोमेटिकली A इधर होगा, क्योंकि A इधर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, A इधर ही होगा, तब ना A और B का रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो चूंकि जब जब ये 90 का एंगल रिजल्टेंट ही बना दे तो मान लो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मोर देन 90 होगा, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मोर देन 90 और रिजल्टेंट इसके ऊपर क्या है, 90। अच्छा एक काम करते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, ये तो 90 है लेकिन रिजल्टेंट ने A के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा। क्लियर। अब तुमको ट्रायंगल लॉ में बताया गया था कि जिन दो वेक्टर को जोड़ना होता है उसमें से एक के हेड पे दूसरे के टेल को रखते हैं। तो फिलहाल A और B का दोनों का टेल एक जगह है तो किसी को भी तुम शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर B को तुम यहां से शिफ्ट करके यहां रख दोगे, बोलो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ये जो B है थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको तो तुमको मजा आएगा। ये B यहां से उठ के यहां पहुंच गया। अब देखो सेटिंग लग गया, टेल हेड, तो रिजल्टेंट का देखो हेड टू हेड, टेल टू टेल। क्लियर। ये डायग्राम नंबर 1 है इसके लिए, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन में क्या हुआ कि देखो B को तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो मैंने B को लंबा कर दिया, लेंथ इसकी लंबाई बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, डबल। ओके। अच्छा, A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, A यहां भी वही है तो A को मैं वैसे ही बनाया जैसा पहला डायग्राम में था वैसे ही रहेगा, बस B की लंबाई थोड़ी बढ़ा दी गई। लेकिन इस बार जो रिजल्टेंट R2 आया, ये रिजल्टेंट अगर B के साथ 90 बना रहा है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट R2 इज परपेंडिकुलर टू A। आ रही है बात समझ में। इस बार ये 90 का एंगल है तो एक काम करते हैं, यहां भी ट्रायंगल बनाते हैं। तो जैसे यहां इस बार B को हमने शिफ्ट किया, हम यहां चाहे तो A को शिफ्ट कर देते हैं। देखो ध्यान देना, टेल हेड, हेड टू हेड, टेल टू टेल। क्लियर। अब एक बात गौर करो, तुम ध्यान से सुनना, A और B के बीच का ये जो टोटल एंगल है थीटा, मान लो इस एंगल को थीटा, तो थीटा को हम लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फा। अरे भाई यहां तक हो गया ये 90 और इस 90 में ये अल्फा जोड़ देंगे तो ये टोटल एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा यहां पे देखो,
आखिर दोनों के बीच का एंगल तो अभी भी थीटा ही है, क्योंकि जैसे यहां b इधर है, a इधर है, यहां भी 2b इधर है और a इधर है, तो अभी भी हम अगर इसको थीटा ही लेंगे और ये इस बार 90 है, तो तुमको समझ में आया अल्फा कौन सा हो गया? अल्फा इस बार ये हो गया। जैसे यहां अल्फा एंगल था R1 और A के बीच, यहां एंगल अल्फा बन रहा है R2 और 2B के बीच। आ रही है बात समझ में? तो ये एक फर्क आया। तो यहां भी हम लोग यहां भी लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फा। ये समझ में आया अल्फा कैसे हुआ? ठीक, अब हो गया काम हम लोग का पूरा हो गया। अब एक बात गौर करना, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो इस समकोण त्रिभुज में अगर तुम साइन अल्फा लिखोगे, बस यहीं से काम बनेगा। अभी साइन अल्फा लिखोगे तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर, देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो लिखोगे b डिवाइडेड बाई a। एक इक्वेशन आ गया बच्चों। दूसरा देखो इस इक्वेशन, अब इसमें देखो, यहां भी देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चे, तो ये एंगल भी तो 90 ही होगा ना। आखिर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये कैंसिल कर रहा, तो ये 90 तो ये भी 90, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है। अब इसमें अगर तुम साइन अल्फा लोगे तो इसमें साइन अल्फा परपेंडिकुलर कौन है? ए। देखो यहां से अल्फा देखो परपेंडिकुलर ये और ये हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसमें अगर देखेंगे तो अगेन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए, और कर्ण का काम ये कर रहा है ना। तो जैसे यहां पे ये a था और यहां पे कौन है? 2b, तो a अपॉन 2b। समझ में आया? ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल अल्फा है। तो देखो साइन अल्फा इक्वल टू b बाई a और यहां साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? a बाई 2b। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो देखो साइन अल्फा बराबर दिस और यहां साइन अल्फा बराबर a बाई 2b, तो दोनों तो साइन अल्फा का ही वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से। तो बहुत सिंपल है बच्चों, b बाई a इक्वल्स टू a बाई 2b। आ रही है बात समझ में? तो b बाई a इक्वल्स टू a बाई 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधी सी बात है ये क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा? इधर आ गया तो ये आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो a बराबर हो जाएगा b रूट 2। तो इस तरीके से बच्चों a बराबर हो जाएगा आपका b रूट 2। क्लियर है? और ये जो समझाया मैंने इसको, आप देखो आपके पास वीडियो होने का क्या फायदा है? वीडियो होने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है, हर चीज जो आपने एक बार सुना और कहीं भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिवाइंड करके सुन सकते हो, और एक दो बार सुनोगे मैंने हर चीज को बोला है कि कहां पे मैंने क्या किया है, तो आप उसको रिवाइंड करके सुनना कि मैंने यहां पर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इसको देख लेना। क्लियर है बच्चों? तो a इक्वल्स टू b बाई रूट 2 होगा। तो लिख लीजिए इसको। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्ट पहुंचने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? तो चलो, तो अब एक काम करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो, ध्यान से समझना, अगर 3 वेक्टर्स हैं a, b और c, ठीक है? 3 वेक्टर्स को लेके मैं भी काम कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें मत जाओ, अभी पहले मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप समझो। तो अगर मान लो 3 वेक्टर्स हैं a, b और c, और इनका जो सम है, ठीक है ना, इनका जो सम है ये इक्वल क्या होना चाहिए? 0। तो a, b और c का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? 0। ऐसा कब होगा? तो बहुत सीधी सी बात है, ऐसा तब होगा जब a प्लस b इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो, माइनस c। क्लियर है? और मान लो a और b को ऐड करने से रिजल्टेंट आया r।
तो जब ए और बी का जो रिजल्टेंट आर है वो सी के बराबर यानी इक्वल हो और डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ आर और मॉड ऑफ सी दोनों क्या हो, सेम। मतलब आर इक्वल्स टू सी। आर और सी क्या होना चाहिए, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। माइनस साइन का मतलब हो गया कि डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो दोस्तों 3 वेक्टर्स का सम 0 तभी होगा जब किसी दो का जो रिजल्टेंट है, दो का रिजल्टेंट वो तीसरे के मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, बराबर। क्लियर? चलो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट है। अब एक काम करते हैं, मान लो ए का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, ठीक। बी का मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। 3 वेक्टर से। और सी का मैग्नीट्यूड है मान लो 10 न्यूटन। और आपसे कोई पूछ ले कि क्या अगर ये 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो तुमसे पूछ ले क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो भाई कैसे बताओगे? तुम्हें डायरेक्शन तो दिया नहीं, केवल सबका क्या दे दिया है, मैग्नीट्यूड दे दिया है और डायरेक्शन तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। तुम डिसाइड करो, तुम डिसाइड करो कि डायरेक्शन इनका क्या होना चाहिए। लेकिन डिसीजन के बाद हमको हर हालत में नेट रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0। ये बात पक्की है कि डिसीजन ये ऐसा होना चाहिए कि आपको इन सभी का रिजल्टेंट क्या मिलना चाहिए, 0। तो देखो क्या करेंगे। अब ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि यहां पे ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है जो कि आर होगा, आर को, ठीक है ना, आर को सी के बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड के हिसाब से। ए और बी का जो रिजल्टेंट आर है वो सी के बराबर होगा, तब जाके तीनों का सम 0 होगा। तो ये सोचो कि सी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो सी का मैग्नीट्यूड है 10, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सी के बराबर मतलब 10 के बराबर होना चाहिए। तो अब तुम ये सोचो कि क्या ए और बी 10 न्यूटन का रिजल्टेंट दे सकता है? तो जवाब है यस, क्योंकि तुम्हें पता है कि ए और बी का मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा 8 प्लस 6, क्योंकि ए और बी का जो आर मैक्स होगा वो कितना हो सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो 14, और आर मिनिमम कितना होगा, आर मिनिमम कितना होगा 8 माइनस 6 यानी 2। तो इसका मतलब है बच्चों कि ए और बी तो 2 से लेके 14 के बीच में कुछ भी रिजल्टेंट दे सकता है, और आपको कितना रिजल्टेंट चाहिए, मात्र 10। तो इसका मतलब क्या, 2 और 14 के बीच में ये 10 आता है कि नहीं आता है, तो आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यस दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। एक बार फिर समझा जाए आपको और क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट है, रादर ये कॉन्सेप्ट है, और डीपीपी को कभी भी डीपीपी के सॉल्यूशन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। आपको तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहिए जो मैं समझाता हूं आपको। देखो क्या लिखा आपने को कि 3 फोर्सेस हैं, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन और 10 न्यूटन। पूछ रहा है क्या इन तीनों का जो सम है वो 0 हो सकता है कि नहीं। अब इन तीनों का सम 0 होने के लिए, इन तीनों का सम 0 तभी होगा जब ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे के बराबर होना चाहिए, यानी सी के बराबर होना चाहिए। आर का मैग्नीट्यूड सी के बराबर होना चाहिए। सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, तो इसका मतलब है आर का मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आर का मैग्नीट्यूड 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो तुमको, और आर किसका रिजल्टेंट है, ए और बी का, तो ए और बी क्या 10 दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो जवाब है यस, क्योंकि ए और बी तो 14 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी दे सकता है, आपको बस एंगल एडजस्ट करना है। तो अपने को तो खाली ये पूछा था कि ये संभव है कि नहीं है, तो संभव है। अगर हम लोग एंगल सुटेबल तरीके से एडजस्ट करेंगे तो आर का वैल्यू 10 हो सकता है, क्योंकि इस रेंज के अंदर आता है। तो इसका मतलब है ये तीनों मिलके 0 दे सकता है, ऐसी कैपेबिलिटी है। तो अभी 2-3 इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया,
अब इस पे हम और क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा, तब जाके हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो फटाफट राइट डाउन करो इसको। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल नंबर 2, उसी क्वेश्चन के लिए मान लो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज गिवन 20 न्यूटन, बी इज गिवन 30 न्यूटन, ओके, और जो सी आपका है, सी दिस इज 6 न्यूटन। और तब आपसे कोई पूछ ले कि देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आ रही है बात समझ में? तो देखते हैं। तो पहले a और b का जो रिजल्टेंट r है वो c के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम ये समझ गए ना कि r इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस सी। तो क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? r और c का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों? सेम, 0 होने के लिए। तो c का मैग्नीट्यूड कितना है? 6। इसका मतलब r भी कितना के बराबर होना चाहिए? 6 के। तो पहले आप ये देख लो कि a और b मिलके जो रिजल्टेंट r है, क्या a और b का रिजल्टेंट 6 हो सकता है? तो देखते हैं। तो a और b का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है उस समय दोनों को ऐड कर दो, वो 50 हो सकता है। मिनिमम देखोगे तो क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप खुद सोच सकते हो कि इनके मैग्नीट्यूड, इनके रिजल्टेंट का जो रेंज है वो 10 से लेके 50 के बीच में है। तो क्या ये 6 जो है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है? क्या उसमें 6 जो है वो आ रहा है? तो जवाब है नो। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहां पे लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ बच्चों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो c के बराबर हो पाए, क्योंकि c है 6 तो r को भी 6 होना पड़ेगा, और r 6 हो ही नहीं सकता है a और b का रिजल्टेंट, क्योंकि r का मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के लिए 50 है और मिनिमम 10 है, और ये आउट ऑफ द रेंज हो गया। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो कल को अगर आपको सीधी सी बात है इस तरीके से आपको 3 वेक्टर्स देके आपसे पूछा जा सकता है कि तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं। ठीक है, इसका एक और शॉर्टकट है, एक और शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूं, अनदर मेथड, जिसमें अनदर मेथड। अब ये तरीका जो है ना बच्चों, ये साइंटिफिक नहीं है, ये बस आपको जल्दी जल्दी में सॉल्व करने के लिए है, और आप इसको ना धड़ल्ले से यूज कर सकते हो और आपको सही आएगा। जैसे मान लो 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है a, b और c, और पूछा जाए कि इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो तुमको करना क्या है, इसमें से तीनों में से सबसे जो बड़ा होगा उसको अलग कर लो, ठीक है ना। तो मान लो कि a का मैग्नीट्यूड है 10, b का मैग्नीट्यूड है 20 और c का मैग्नीट्यूड है 40। तो कोई पूछे कि इन तीनों का रिजल्टेंट a प्लस बी प्लस सी क्या 0 हो सकता है, अपने को ये पूछा गया। तो देखो कैसे आंसर करेंगे, 10, 20 और 40। तो सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ा है उसको अलग करो। तो उसको अलग करो, कौन अलग हो गया? 40। अब क्या करो कि जो बाकी जो बच गए, जैसे यहां 2 बच गए, इन दोनों को सीधा सीधा जो तुम सिंपल एडिशन जानते हो, अलजेब्रिक एडिशन, दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 30। तो जैसे ही ये 30 आएगा तो 30 से 40 ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो कहोगे पॉसिबल कब होगा? तो जब इन दोनों का सम, ध्यान सुनो, जब इन दोनों का सम सबसे बड़े वाले को अलग किया, दोनों छोटों का जो सम है, एडिशन है, जोड़ है, वो इसके बराबर आ जाए या उससे बड़ा आए। ध्यान सुनना, या उसके बराबर आए या उससे बड़ा आए, तब लिखना यस पॉसिबल, और जब छोटा आएगा तो लिखना नॉट पॉसिबल। जैसे अगला एग्जांपल देखो, तुम तो समझ जाओगे। ए बी सी, फिर ले लेते हैं 3 सेट। ए का वैल्यू है आपका मान लो 10, बी का वैल्यू है 15 और सी है आपका 20। ठीक है, 10, 15, 20।
सबसे बड़ा कौन है? C। तो C हो गया आपका 20। और उसके बाद ये कौन है? A और B का, जो ये दोनों छोटे हैं, इन दोनों छोटे को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो तुम बहुत आराम से देख सकते हो कि इन दोनों का जो सम 25 है वो 20 से क्या है? बड़ा है। तो अगर छोटों का सम सबसे बड़े वाले से बड़ा हुआ तो उस केस में क्या लिख दोगे? यस पॉसिबल, ये जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। आ रही है बात समझ में? तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है, तो आप ट्रिक को याद रखोगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक दो मैं और कर देता हूं, फटाफट आप लिखो, फटाफट लिखो। तो बच्चों और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ताकि आपको एकदम ये क्लियर ही हो जाए। मान लो A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20, B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20, C का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 30। कोई पूछे क्या ये जीरो रिजल्टेंट दे सकता है? तो क्या आंसर होगा बच्चों? तो सीधी सी बात है, कहोगे सर सबसे बड़ा वाले को अलग कर लेते हैं, फिर दोनों छोटों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली 20 क्या हो गया? 40 30 से क्या है? ग्रेटर। इसका मतलब यस पॉसिबल, यस पॉसिबल। यानी ये आपका क्या कर सकता है बच्चों? A प्लस B प्लस C क्या कर सकता है? जीरो दे सकता है। कितना आराम से ट्रिक है। आपको ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है A B और C, ठीक है, A B और C ये तीनों 20 हो जाए। तो कहोगे सर इसमें अब कौन सा बड़ा होगा? तो भाई यहां पे किसी एक को अलग कर लो। अब तो सारे इक्वल ही हैं, तो किसी एक को अलग कर लो और फिर दो को ऐड करो। तो सीधी सी बात है, दो को ऐड करोगे तो 40 इज ग्रेटर देन 20, तो क्या लिखेंगे? यस पॉसिबल। ठीक है, अब एक इक्वल वाला, एक इक्वल वाला भी कर लेते हैं। यस, यहां भी हमारा यस पॉसिबल हो जाएगा। मान लो A B और C है, और अगर मान लो ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है। ओके, फिर देखो दो ये छोटे हैं, इन दोनों को ऐड करो तो 10 कितना हो गया? 20। और ये सबसे बड़ा वाला कितना है? 20। ये बराबर है, तो ये भी क्या हो गया? यस पॉसिबल। बस केवल बड़ा वाले को, बड़ा वाला से ये दोनों मिलकर छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर ऐसा हो गया कि ये आपका 6 है, A आपका 6 है, B आपका 8 है, और C आपका जो है C आपका 20 है, तो देखो यहां पे इनका एडिशन हो गया कितना? 14, और 14 आपसे बड़ा हो गया ये 20। अगर ये दोनों मिलके इससे छोटा रह गया तो ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और तुमको लगेगा कि सर क्या ये 3 वेक्टर के लिए ही यूज आएगा? नहीं, ये 4 वेक्टर में भी काम आएगा, 4 वेक्टर्स में भी काम आ सकता है। मान लो कल को दे दे A प्लस B प्लस C प्लस D, ये 4 वेक्टर क्या जीरो हो सकते हैं? यदि इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, पॉसिबल, ये चारों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है अगर हमारा A दिया हुआ है 10, B दिया हुआ है 20, C दिया हुआ है 30 और D दिया हुआ है हमारा 40। तो कहोगे कि सर अब क्या करें? तो भाई ऐसा है कि अगर 3 में 2 को ऐड कर रहे थे बड़े वाले को छोड़ के, तो यहां भी अलग वही करना है। जो बड़ा वाला है वो कितना है? 40, और बाकी तीनों को ऐड करो। तो बाकी तीनों को ऐड करोगे तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60। और ये जो 60 है ये ग्रेटर है 40 से, तो आंसर हो गया यस पॉसिबल। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि कोई 3 वेक्टर हो या 4 वेक्टर हो, इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाला है उसको अलग करो और बाकी को ऐड करके देखो। अगर वो बाकी छोटों का ऐड उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो तो जीरो रिजल्टेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं कि आखिर इस कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन में क्या फायदा होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट माइट बी कैपेबल ऑफ रिटर्निंग ए कार टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। देखो क्या बोल रहा है कि एक कार है, ठीक है ना, वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट चलती है। ठीक है ना, आप डिस्प्लेसमेंट जानते हो, तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट चलती है। मतलब मान लो ऐसे गई ये एक डिस्प्लेसमेंट, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब वापस उसको रिटर्निंग पॉइंट पे ही आना है। तो ऐसा तो तभी होगा जब सारे डिस्प्लेसमेंट का जो सम है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जहां से चले वहीं पहुंच गए। इसका मतलब है कि नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर नेट, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से भी दिखाते हैं, सिर्फ एक्स के लॉन्ग चलता तो डेल्टा एक्स से दिखाएंगे, है ना। ऐसा मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया भी था आपको, और आगे चल के आपको जब मोशन पढ़ाएंगे तो वहां फिर से ये सब चीजें आनी है। तो पहले आप समझो, एक कार है जो 4 डिस्प्लेसमेंट चल रही है और चारों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन चारों डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी उसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए, यानी डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4, है ना। इन चारों डिस्प्लेसमेंट का जो सम होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए जीरो। कहोगे ये क्यों? तो लिखा हुआ है द कार माइट बी कैपेबल। माइट बी का मतलब समझे? देखो फिर मैं बता रहा हूं, किसी को इंग्लिश के वर्ड में कहीं दिक्कत हो तो मेरे को वो लिख के भेज दिया करो, मैं बता दूंगा। कल एक दो बच्चों ने पूछा भी था। तो माइट बी कैपेबल मतलब जहां से चला वापस वहीं आने की क्षमता। इसमें से कौन से सेट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ है, इसमें से कौन सा चार डिस्प्लेसमेंट ऐसा है जिसको अगर वो कार फॉलो करे तो संभव है कि वो वापस अपने पॉइंट पे पहुंच जाए। इसका मतलब अल्टीमेटली उसने 4 वेक्टर्स दे दिए हैं तुमको, चारों का मैग्नीट्यूड दे दिया है और बोल रहा है उन चारों का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट जीरो किस किस केस में हो सकता है। तो अभी जो तुमको मैंने ट्रिक बताया तुम उसका इंतजाम कर लो। तो तुम क्या करोगे, सारे ऑप्शंस को देखो, तुम्हारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ए में दिया हुआ है आपका 4, 6, 8 एंड 15, है ना। बी में दिया हुआ है आपका 10, 30, 50 और 120। सी में दिया हुआ है भाई 5, 10, 30 एंड 50। और डी में दिया हुआ है बच्चों 40, 50, 75 एंड 200। अब ये दिए हुए हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें से क्या करोगे, कैसे रिजल्टेंट आपका जीरो आएगा। तो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, मैंने जो बताया था रूल्स के हिसाब से सब में चेक करो। चॉइस ए में सबसे बड़ा कौन है, 15, ठीक, अलग कर लिया। अब बाकी छोटों को जोड़ो, तो क्या इनका सम इससे बड़ा आ रहा है? तो आपको ताज्जुब होगा कि आपको पहला ही चॉइस मिल गया, क्योंकि 4 और 6 हो गया 10, और उसमें 8 जोड़ोगे हो गया 18। तो 18 जो है 15 से बड़ा है कि नहीं है? तो ऑफ कोर्स 1 नंबर राइट है, यानी ये एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट का सेट है जिसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। क्या बी को चेक करके देखते हैं? एक आंसर तो अपने को मिल ही गया, लेकिन तब भी बी को चेक करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है बच्चे, 120, और बाकी कौन कौन हो गए, 10, 30 एंड 50। क्या इनका एडिशन इससे बड़ा है या बराबर है? तो जवाब है नो, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो ये 90 आएगा और 90 120 से लेसर है, नॉट पॉसिबल। इसकी बात करते हैं, सबसे बड़ा कौन है, 50। इन सबको ऐड करो तो व्हाट यू विल सी, क्या आप देखेंगे कि ये 45 हो जाएगा, है ना। 45 50 से छोटा है, नॉट पॉसिबल। इसमें देखते हैं, देखो ये 200 है और बाकी को ऐड करोगे तो बाकी को ऐड करने पे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा ये 125, और 125 में 40 जोड़ दो, एक 165, और 165 जो है वो 200 से लेसर है। दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों, सिर्फ ए। क्लियर है ना। तो देखो कितना आराम से ये ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो, और इसका रियल बेसिस क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है वो भी बता दिया, और एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 भी देखने में थोड़ा आपको बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसको बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि a प्लस बी प्लस सी, है ना, 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 0।
इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 0, मतलब इन तीनों, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है 0, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आपका क्या है 0। क्लियर है? चलो आगे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 3 वेक्टर्स, मतलब तीनों में से 2 वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसमें से 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कोई भी 2 मान लो आप a और b को इक्वल मान लो, तो a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इसको आप मान लो x, ठीक है? तो लिखा हुआ है 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स टू दैट ऑफ आइदर ऑफ द 2 वेक्टर। देखो जो तीसरा वेक्टर c है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड से ऐसा लिखा हुआ है √2 गुना है, √2 टाइम्स का मतलब हो गया √2 गुना, तो c का मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों x√2। कितना हो गया आपका x√2, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है? तो कहता है इन सभी के बीच का एंगल बताओ, कैसे दिमाग लगाएंगे? तो बच्चों सिर्फ तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इन दोनों का x, इसका x√2 और तीनों का रिजल्टेंट 0 है ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई तीनों का रिजल्टेंट 0 कब होगा? तो सीधी सी बात है, a और b के रिजल्टेंट को मान लो r, ठीक है? ये कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली a और b के जगह लिख दो r प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक? अब c को उधर भेज दो, इसका मतलब क्या हुआ, r इज इक्वल टू माइनस सी। कहने का मतलब ये हुआ कि a और b का जो रिजल्टेंट है वो c के ठीक क्या होगा, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड में इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब है कि r का मैग्नीट्यूड c के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और c का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, x√2। r कौन है, a और b का रिजल्टेंट। चलो अब हमको कहता है कि तीनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, तो आपको एक बात यहां पे समझ लेनी होगी कि इन तीनों वेक्टर के बीच का एंगल तो नहीं दिया है, तो वही तो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a और b के बीच का एंगल निकालते हैं। देखते हैं, सपोज एंगल बिटवीन a एंड b, माना कि एंगल a और b के बीच का इज थीटा। a और b के बीच का एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा। तो a और b के बीच का एंगल अगर आपने थीटा मान लिया तो ऑटोमेटिकली r इक्वल्स टू, है ना, इनका जो रिजल्टेंट होगा आप जानते हो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला तो अपने को पता है। तो r का मैग्नीट्यूड कितना है, यहां देखो x√2, क्यों, कैसे x√2 आया, देखो मैंने यहां प्रूव किया हुआ है। तो x√2 इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड भी x है, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है? अब दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है? इसको इधर भेज दो, 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, इसलिए बच्चों cos थीटा इक्वल्स टू 0। आ रही है बात समझ में? और cos थीटा 0 आने का मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, हो गया मामला सॉल्व। तो कहने का मतलब ये हो गया cos थीटा 0, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना भाई, 2 cos स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इधर भेज दोगे तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब अगर एक बार थीटा हाथ लग गया बच्चों तो बाकी एंगल्स भी हाथ लग जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी एंगल्स नहीं पता चल पाएगा। कैसे, सो देखो, अब देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा और आंसर आ जाएगा आपका। सबसे पहले a बना दो ऐसे, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे x, b बना दो ऐसे, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड अगेन कितना है x। इन दोनों के बीच का एंगल 90 हमने प्रूव कर लिया है, तो c किधर होगा? तो पहले ये समझो, पहले a और b का रिजल्टेंट किधर होगा। तो भैया अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्री है और जब तुमको बताया गया कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट उसके ठीक बीच में से जाता है, तो सीधी सी बात है a और b का जो रिजल्टेंट होगा वो ठीक बीच में से जाएगा। तो ठीक बीच से जाएगा तो ये दो पार्ट में इस एंगल को वो कट कर देगा, तो ये कितना हो गया 45, और ऊपर वाला ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 45। क्लियर? कहोगे इससे सॉल्व क्या हुआ, सॉल्व हो गया ना भाई। अब c किधर होगा?
तो सीधी सी बात है, सी जो होगा, देखो यहां पे सी और आर के बीच में ये माइनस है, इसका मतलब है कि सी जो होगा आर के ठीक अपोजिट, तो आर के ठीक अपोजिट, तो दिस इज सी। अरे आई बात समझ में? तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट को ये कैंसिल करेगा और रिजल्टेंट आपको फाइनल क्या मिलेगा? 0। तो इसका मतलब है सी हो गया इधर। तो एंगल आपको किसके किसके बीच बताना है? वेक्टर्स के बीच। तो ए और बी का देखो टेल यहां जुड़ा हुआ है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। तो पहला एंगल ए और बी वाला तो हो गया 90। ए और सी के बीच कितना होगा? तो देखो ये ए है और ये सी है, दोनों का टेल यहां जुड़ा हुआ है, तो ये एंगल जो है आपका ये हो जाएगा। अब ये एंगल कितना होगा बच्चे? तो देखो ये आर और सी ठीक अपोजिट है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक अपोजिट है तो 180 डिग्री होगा, और 180 में से अगर 45 अगर आप माइनस कर दोगे, 180 में से 45 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 180 में से 45 माइनस करोगे तो ये 35 डिग्री। आ रही है बात समझ में? और रही बात इधर वाले एंगल की, बी और सी की, तो बस बात तो वही है भाई, जैसे बी और सी की बात करेंगे तो फिर आर से लेके यहां तक 1 कितना हो जाएगा? 80, और उसमें से 45 माइनस करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 35। तो इस तरीके से तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, 135, 135 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। तो कृपया एक बार ध्यान से इसे देख लें और अच्छे से लिख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत आसान है, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा सॉल्व करना। देखो 3 वेक्टर्स है ए बी सी, और लिखा हुआ है कि ए और बी का जो सम है, वेक्टर सम, वो सी के बराबर है ना? इसका मतलब है कि सी आपका रिजल्टेंट है। सी रिजल्टेंट है किसका? ए और बी का। ए और बी का रिजल्टेंट कौन है बच्चे? सी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? जो वेक्टर सी है वो परपेंडिकुलर है किसके? परपेंडिकुलर टू ए। वेक्टर सी परपेंडिकुलर है किस पे? ए पे। तो फिर क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी? तो कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना? तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है? कितना सिंपल है। आपको यहां करना क्या है? आपको डायग्राम बनाना है पहले। तो पहले आप देखो, अच्छा और भी कुछ लिखा हुआ है? हाँ, और भी लिखा हुआ है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो इक्वल है किसके? ए के। तो सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके? ए के। देखो सी रिजल्टेंट हो गया ए और बी का, सी परपेंडिकुलर है ए पे, और सी और ए का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। डायग्राम बनाओ। डायग्राम देखो, पहले आप ए इधर बना दो। चलो बना लिया हमने। फिर सी बना लो। इस बात का लगभग हमने ध्यान रखा कि जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका सी। ठीक है? और अब बताओ बी किधर बनावे? तो सीधी सी बात है, तुमको बार बार बताया गया है कि जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर्स के बीच में होता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर ए इधर है और ए पे सी परपेंडिकुलर है, तो बी आपका सर्टेन है कि इधर होगा। नहीं समझे? तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, और आपको ये एंगल निकालना है ए और बी के बीच का। ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में। तो पहली बात कि आप ना पहले ट्रायंगल बनाओ। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना होगा? बी को आप शिफ्ट कर दो। तो क्योंकि जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में ए और बी को ऐड करना है तो ए के हेड पे बी का टेल होना चाहिए। तो बी को अगर आप शिफ्ट करोगे तो दिस इज बी। अब देखो थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं बना दोस्त, ये हो गया बी। टेल हेड, हेड टू हेड, टेल टू टेल। क्लियर? और मेरे को ये एंगल चाहिए।
मान लो अब ये देखो, ये भी बी है, ये भी बी है, ये दोनों पैरेलल है। अगर इस एंगल को हम अल्फा मान लें तो ये एंगल भी तो आपका अल्फा ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना। और आपको एक ट्रायंगल भी यहां दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब एक काम करो, इस ट्रायंगल में तुम ये भी देख सकते हो कि सी और ए का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो इसको एक्स। तो इस समकोण त्रिभुज में tan अल्फा है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, और ये x कितना है, c कितना है x, और ये बेस कितना है x। तो ऑटोमेटिकली tan अल्फा क्या हो गया 1, tan अल्फा क्या हो गया बच्चों 1। तो tan अल्फा 1 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा जो है आपका, अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री। आई बात? लेकिन ये आंसर कर दोगे नहीं, ये अल्फा का मतलब ये निकला, थीटा तो आपका ये पूरा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, तो टोटल ये 180 है और अल्फा निकल गया है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा जो है, एंगल बिटवीन ए एंड बी है ना, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो 180 माइनस 45, व्हाट यू विल गेट 135 डिग्री। सिंपल डायग्राम है, बस आप डायग्राम अच्छे से बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों 9 बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो 3 वेक्टर्स हैं P Q R। सबसे पहली बात ऊपर लिखते हैं P प्लस Q, P और Q है जिसका रिजल्टेंट क्या है R, समझ गए। और सबके बीच का सबका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, P है आपका 5, Q है आपका 12 और R है आपका 13। 5, 12 और 13 क्लियर। तो कहता है एंगल बताओ Q और R के बीच में, Q और R के बीच में एंगल बताओ। तो पहले एक काम करो, पहले तो डायग्राम बनाओ, P और Q का एंगल निकालते हैं। तो सपोज एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा। P और Q के बीच का एंगल क्या मान लो थीटा। तो सीधी सी बात है R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, अब R कितना है 13 अंडर रूट P कितना है 5, 25 144 प्लस 120, 5 गुने 12 है ना 60, 5 गुने 12 60 इंटू 2 120 इंटू कॉस थीटा। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर 169 और ये इधर स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 169 प्लस 120 इंटू कॉस थीटा। अब भाई 169 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 120 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 0, इसका मतलब थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि एंगल ए और बी के बीच का क्या है, सॉरी पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है 90। तो अब जब ट्रायंगल बनाओ काम बन जाएगा। तो मान लेते हैं दिस इज क्यू, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो तो बीच में ही कहीं होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट तो बीच में ही कहीं होगा। तो अब क्या बोल रहा है, आपको Q और R के बीच का एंगल मांग रहा है। तो मान लो इस एंगल को अल्फा। ठीक है, तो पहले आप ट्रायंगल बना लो ट्रायंगल लॉ से। तो यहां अभी फिलहाल Q और P का दोनों का टेल एक पॉइंट है, तो P को शिफ्ट कर दो। तो जब P को शिफ्ट करोगे तो P आपका यहां आ जाएगा। देखो टेल हेड क्लियर। तो अब सीधी सी बात है R और Q के बीच का, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों का टेल एक जगह होता है, R और Q का देखो टेल एक जगह, तो यही अल्फा निकालना है। फिर चॉइस देखो, चॉइस जब ध्यान से देखो कि चॉइस किस टर्म में दिया हुआ है। चॉइस जो है वो साइन के टर्म में लिखना है या कॉस के टर्म में। तो देख रहे हैं कि सारा चॉइस कॉस के टर्म में, तो ठीक है कोई बात नहीं।
अगर आपको ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो cos अल्फा, तो cos अल्फा कैसे लिखोगे? तो cos अल्फा जो होगा आपका आधार, आधार कौन है? Q डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण कौन है? R, है ना? तो cos अल्फा इक्वल टू Q, Q का मैग्नीट्यूड 12, R का मैग्नीट्यूड 13। देखो कितना आराम से आ गया। सो अल्फा इक्वल टू, अब ये याद है ना इनवर्स लिखना मैंने सिखाया था तुम्हें, जिसको बोलते हैं cos इनवर्स। cos इनवर्स कितना हो गया? 12/13। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज इतना करते हैं, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन, अब तो 7-8 क्वेश्चन बच गए, चूंकि हम लोग काफी डिस्क्राइब करके। सिर्फ देखो डीपीपी सॉल्व करने का मतलब ही यही होता है कि ये सारे क्वेश्चंस टफ होते हैं और इससे आपको काफी लर्न करने को मिलता है। ये नहीं कि इनका सिर्फ आंसर जान लेना है, ये अपने आप में आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं। फिजिक्स में सीधी सी बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर तभी होंगे जब तो एक तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो और साथ ही साथ उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से डील करना है। ठीक है बच्चों, तो 9, 8 ये कहां तक हुआ? 9 तक। 9 के बाद सब्ट्रैक्शन पे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर हम लोग कल उसको देख लेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहना है। ओके बच्चों।